हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम केमिस्ट्री, टीम सीएलसी। देखो, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने आधुनिक आवर्त सारणी का क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। उसमें कुछ शब्द अपन ने पारिभाषिक काम में लिए थे। संक्रमण धातु, एसब्लॉक तत्व, सामान्य तत्व क्या होते हैं, तो इन सब की बात आज अपन कर लेते हैं। क्लियर? तो एक बार बोर्ड पे पूरा एकदम फोकस बना के रखना। एक क्लासिफिकेशन और बदल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो इसके बाद में बात करेंगे अपन। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रतिनिधि तत्व या इनर्ट गैस से बात करते हैं। पहला इनर्ट गैस या अक्रिय गैस कौन से हैं? इनर्ट गैस वे तत्व है जिनका बाह्यतम कोश मतलब अल्टीमेट सेल पूर्ण पूरित होता है, उन्हें कहा गया है इनर्ट गैसेस। वे तत्व है जिनका बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश का मतलब है अल्टीमेट सेल, सबसे बाहरी, वो कौन सा है? एनएस एनपी। पूर्ण पूरित हो, इनर्ट गैस कहलाते हैं। इनको अपन क्या बोलेंगे? इनर्ट गैस बोलेंगे। इस चीज को एकदम अच्छे से याद कर लो। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र इनका क्या होता है? NH2NP6। S भी पूरा भरा होगा और P भी पूरा भरा होगा, लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद कौन है? हीलियम। इनर्ट गैस है लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 ही होगा, इसको ये फॉलो नहीं करता है। बाकी टोटल इनर्ट गैस कितनी है? 6। अभी इन्हीं की बात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टी ओजी की अभी समझा ही नहीं है तो 7 इनर्ट गैस मत लिख देना। 118वें की अभी प्रॉपर्टी नहीं समझाइए। हीलियम आ गया, नियोन आ गया, आर्गन आ गया, क्रिप्टॉन आ गया, जीनोन आ गया और रेडोन आ गया। सभी कमरे के ताप पर द्रव है, सॉरी गैस। सभी के कमरे के ताप पर क्या है? गैसेज। सारी की सारी गैसें हैं ये कमरे के ताप पर। आपको वर्ग पूछा जाए तो वर्ग बोल देना 18th वर्ग। आवर्त पूछा जाए 2 से 1 से 6। एक चीज का याद रखना है, ब्लॉक पी, ब्लॉक पूछा जाए कौन से ब्लॉक में? पी में। लेकिन याद रखना हीलियम एस ब्लॉक तत्व है, तो आप एस और पी दोनों में आप बात कर सकते हो। इसके लिए हीलियम एस ब्लॉक का तत्व है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इससे समानता रखता है, इसलिए इनके साथ रखा गया है। इनर्ट गैसेज हैं, इनको एक नाम और दिया जाता है रेयर गैस। इनर्ट गैसेज को एक नाम और दिया जाता है रेयर गैस। ऐसा क्यों? स्मॉल अमाउंट इन एयर, वायु में बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए इनको क्या कहा गया है? रेयर गैस। नोबल गैस भी इनको बोल सकते हो। कारण क्या है? एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट, क्योंकि इनर्ट नेचर की है।
यह किसी से रिएक्शन नहीं करती है, एलिमेंटल फॉर्म में या नेटिव फॉर्म में स्वतंत्र रूप से ये परमाणु अवस्था में विद्यमान रहती है, इसलिए इनको कहा गया है नोबल गैस। एक नाम और इनको दे सकते हो, एरोजन। ये क्यों बोला गया है? टू प्रोड्यूस एयर। वायु में मानते कम मात्रा में है, लेकिन वायु को बनाने में ये सहायक है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? एरोजन भी कहा गया है, वायु बनाने वाले। बात आ गई क्या समझ में? तो ये बात थी किसकी? इनर्ट गैसेस की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उठा रहा हूं। फिर उसके बाद में दूसरा आता है नॉर्मल एलिमेंट्स, जिनको अपन सामान्य तत्व भी बोल सकते हैं। यहां पे एक नाम और दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, प्रतिनिधि तत्व। प्रतिनिधि तत्व, ये भी इसको बोला जा सकता है। क्यों? ऐसे तत्व है जिनका अल्टीमेट सेल मतलब बाह्यतम कोष, अल्टीमेट सेल में कौन सा आ गया? एनएस और एनपी। इनकम्प्लीट होते हैं, अपूर्ण पूरित होते हैं। इनकम्प्लीट बोले तो अपूर्ण पूरित, वेकेंट नहीं बोल रहा हूं, अपूर्ण पूरित होते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। उनको क्या कहेंगे? नॉर्मल एलिमेंट्स। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अगर पूछा जाए, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सूत्र, तो वह आपका होगा एन एस, एक से दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एन पी में एक से 5। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र रहेगा। एग्जाम्पल ले लें, बोरॉन है जिसे, तो 1s2 2s2 2p1, तो ये देखो 1 से 5 होने चाहिए थे। क्लियर? तो ये सामान्य तत्व है। अगर आपको कहा जाए वर्ग कौन कौन से हैं जहां पर सामान्य तत्व विद्यमान है, तो फर्स्ट और सेकंड, या ऐसे कह सकते हैं पहला दूसरा और 13 से लेकर के 17, ये वर्ग होंगे। पहला दूसरा और 13 से लेकर के 17, 18वां नहीं होगा, 18वें तो इनर्ट गैस आ गई। क्लियर? आवर्त की बात करें, आवर्त इनका एक ही होगा, 1 से 7। ये वे तत्व हैं जो हर आवर्त में उपस्थित है। केवल नॉर्मल एलिमेंट्स ही प्रत्येक आवर्त में उपस्थित होते हैं। सभी आवर्तों में, वर्ग की बात नहीं कर रहा, आवर्त सब में 1 से लेकर के 7वें हर आवर्त में मिलेंगे। अगर इनके लिए ब्लॉक पूछा जाए कि कौन कौन से ब्लॉक हैं, तो एस और पी ब्लॉक के तत्व, एस और पी ब्लॉक के तत्व वो आपके हैं। इसमें अपवाद है इनर्ट गैस। एक इनर्ट गैसेज को छोड़ दो, बाकी जितने भी हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे।
टोटल गैस गैसियस एलिमेंट, टोटल गैसियस नॉर्मल एलिमेंट, गैसियस नॉर्मल एलिमेंट कितने हैं? तो 6 तो इनर्ट गैस हटा दो, क्योंकि इनर्ट गैस तो यहां काउंट ही नहीं होगी ना। अब बचे हुए गैसेज हैं वो इसमें आ जाएंगे। हाइड्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन आ जाएगी, फ्लोरीन और क्लोरीन। कौन कौन से आ गए? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 5 है। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, H2, N2, O2, F2 और Cl2। टोटल है लिक्विड है नॉर्मल एलिमेंट्स, ऐसे कितने तत्व हैं जो लिक्विड है? कमरे के ताप पर बात करें, एक ही है Br2। और 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर बात करें तो सीजियम भी आ जाएगा, फ्रांसियम आ जाएगा, गैलियम आ जाएगा और ब्रोमीन आ जाएगा। कितने? 4। कमरे के ताप पर बात करें या फिर 30 डिग्री सेल्सियस पे बात करें, टोटल एलिमेंट कितने हैं? कौन से? नॉर्मल एलिमेंट 38 है। कैसे हैं? 13 तो आ गए एस ब्लॉक के, फिर इसमें से बच गए कितने? 25। 25 आ गए पी ब्लॉक के। क्लियर? इसमें से भी बात करें, इनमें भी बात कर लेते हैं थोड़ी। एक तो आ गए उपधातु, अधातु, उपधातु और धातु। अधातु तो कोई इतनी है, तो काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन आ गई, अधातु कितने हो गए यहां से काउंट कर लेते हैं। एक तो हाइड्रोजन आ गई, फिर बोरॉन आ गया, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया। डन। फिर बोरॉन के नीचे वाला तो मेटल आ गया, कार्बन के नीचे वाली मेटेलोइड आ गई, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, फिर सल्फर के बाद में सिलेनियम आ गया। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो है ए धातु। कौन कौन सी है? ये रही, ये लो। हाइड्रोजन आ गई, बोरॉन आ गया, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा और सिलेनियम आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर उपधातु आ गई कितनी? 7। कौन कौन सी आ गई? सिलिकन आ गया, जर्मेनियम आ गया, आर्सेनिक आ गया, एंटीमनी आ गया, टेलुरियम आ गया, पोलेनियम आ गया और एस्टिनेटम आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही आ गई। फिर 38 में से 12 तो हो गई ए धातु, ये हटा दो, तो 12 हटाते ही कितने बच गए टोटल? 26। फिर 26 में से 7 ये निकाल दो तो 19। 19 है धातु, जो बची हुई 19 के हैं आपकी धातु। तो मैंने एक एक चीज बता दी आपको नॉर्मल एलिमेंट्स की, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसको हटा रहा हूं, अब स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सबने ले लिया होगा।
हाँ, इनमें गैस वगैरह वो और आप देख सकते हो। जो ये 38 तत्व हैं उनमें 5 तो है गैस 30 डिग्री पर, 4 है लिक्विड, तो 5 4 9, बाकी 29 आपके क्या आ गए सॉलिड। क्लियर? अब अपन तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो आपका आता है संक्रमण तत्व। बोले तो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। संक्रमण तत्व कौन से हैं? वे तत्व है जिनका किसी भी परमाणुीय या फिर आयनिक, दोनों में से किसी एक में उपांत्य कोश अपूर्ण पूरित होता है। इसके लिए आप क्या बोलोगे? वे तत्व है जिनका परमाणुीय या किसी भी आयनिक अवस्था में बाह्यतम दो कोश। बाह्यतम दो कोश कौन से? पहला तो आ गया अल्टीमेट सेल, बोले तो NS-NP। दूसरा आ गया पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल बोले तो उपांत्य कोश। कौन सा? N-1D। तो अवस्था में बाह्यतम दो कोश अपूर्ण पूरित होते हैं, असंक्रमण तत्व कहलाते हैं। उनको आप क्या बोलोगे? असंक्रमण तत्व। आप इस चीज को एग्जाम्पल से समझो। जैसे कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आर्गन 3d10 4s1। तो देखिए NS में एक ही है, मतलब अभी ये क्या है? इनकम्प्लीट है। और ये आपका N-1D10, लेकिन ये आपका कंप्लीट है, जबकि रूल ये कहता है कि ये भी इनकम्प्लीट होना चाहिए। खैर, लेकिन ये तो नहीं कहता ना कि परमाणु में, आयनिक के लिए भी बोल सकते हैं। तो मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, क्या ऐसा कर पाता है? बिल्कुल कर पाता है। Cu2 इसका एग्जाम्पल है। तो ये बन जाएगा आर्गन 3d10 4s0। लेकिन अभी भी देखिए ये N-1d10 अभी भी ये क्या है? कंप्लीट है, राइट। फिर ये अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाले तो CuO में चला जाएगा। और इसका एग्जाम्पल ले लें कॉपर +2 CuO एग्जाम्पल। तो ये बन जाएगा आर्गन 3d9 आर्गन 3d9 4s0। तो ये N-1D हो गया 9। अब ये हो गया अपूर्ण पूरित। इसका मतलब ये आपका संक्रमण तत्व है। क्लियर? इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र, तो वो आपका N-2F पूरा भरा हुआ हो, N-1D में 2 से 10 इलेक्ट्रॉन और NS में 1 से 2।
या फिर अगर आप ये कहो n-2 f अब्सेंट है ही नहीं है, तो n-1 d में 1 से 10 हो सकते हैं, ns में आपके 1 से 2। या आप ये भी कह सकते हो क्योंकि पैलेडियम एक ऐसा है, ये एब्सेंट हो, n-1 d में 1 से 10 हो, और पैलेडियम ऐसा है जिसमें 0 की कंडीशन भी आ जाती है, इसलिए 0 से 2 भी लिख दिया जाता है इसको। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ये तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, जो एज ए डी ब्लॉक के लिए काम में लेते हैं वो सारे सारे इसके लिए बोल सकते हैं। फिर वर्ग की बात करें, वर्ग कौन कौन सा है, तो आप वर्ग इसके लिए बोल सकते हो 3rd बी से लेके 8th व 1st बी। या आप ये कह सकते हो कि 3 से लेकर के 11। आवर्त की बात करें तो आवर्त के लिए आप बोल सकते हो 4 से 7। कुल तत्व की बात करें तो आप बोल सकते हो 36। ऑल मेटल है, ऑल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर, ये सारे के सारे ही आपके क्या हैं, ठोस है। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखना है। ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक के तत्व ही आपके सामान्यतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो डी ब्लॉक वाले हो गए। नोट, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। अपवाद है 3rd बी, ये केवल है +3 ऑक्सीडेशन स्टेज शो करते हैं, और +3 ही क्यों देते हैं, कारण है इनर्ट गैस विन्यास, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालते ही इनर्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण इनको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो ये सिर्फ +3 देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 3rd बी है इसका, समझ लो आप, जैसे स्कैंडियम हो गया, ये ट्रिवियम हो गया, लेंथेनम हो गया, एक्टिनम हो गया। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, ये आर्गन 3d1 4s2, इसका देखें क्रिप्टॉन 4d1 5s2, इसका देखें जीनोन 5d1 6s2, रेडॉन 6d1 7s2। ये कॉन्फ़िगरेशन आ गए इनके, और ये हमेशा +3 ही शो करेंगे। ये स्कैंडियम +3 में जाएगा, ये ट्रिवियम +3 में जाएगा, ये La+3 में जाएगा, और ये एक्टिनम +3 में जाएगा। लेंथेनम भी ले लो चाहे एक्टिनम, क्योंकि इनमें जाते ही ये तो आर्गन की तरह शो करने लगता है। ये क्रिप्टॉन का विन्यास ले लेता है, ये जीनोन का विन्यास ले लेता है, और ये आपका रेडोन का विन्यास ले लेता है। राइट? तो ये कुछ एक बातें थी किसके बारे में, संक्रमण तत्व के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हटा देता हूं। आई होप सबने ले लिया होगा। फिर आता है आपका 4th, असंक्रमण तत्व है।
बोले तो नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में कौन से आएंगे? ऐसे तत्व है जिनका परमाणुीय व आयनिक दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों में उपांत्य कोष पूर्ण पूरित रहेगा। तो आप बोल देना वे तत्व है जिनका परमाणुीय व आयनिक अवस्था में उपांत्य कोष पूर्ण पूरित होता है। असंक्रमण तत्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल समझ लो आप जिंक से। जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आर्गन 3d10 4s2। तो आप यहां पे देखो n-1d10, मतलब ये कैसा है? पूर्ण पूरित है, और पूर्ण पूरित ही चाहिए अपने को। लेकिन आयनिक में भी पूर्ण पूरित होना चाहिए। तो आपको बताइए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के जिंक +2 बनाता है, क्या ये बनाता है? बिल्कुल बनाता है। जिंक ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल रहा। डन। तो ये क्या बन जाएगा? आर्गन बन जाएगा, 3d10 बन जाएगा और 4s0 आ जाएगा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो n-1d10 अभी भी ये क्या है? पूर्ण पूरित है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और निकाले तो जिंक +3 में जाएगा, आर्गन बन जाएगा, और ये आ जाएगा 3d9 4s0 अपूर्ण पूरित। इसका मतलब ये संक्रमण हो जाता। लेकिन आपको पता है जिंक +3 होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीकरण अवस्था देता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बोल सकते हो n-2f पूरा भरा हुआ हो, n-1d10 भी पूरा भरा हुआ होता है, और ns2। या अगर n-2f अब्सेंट है तो आप बोल सकते हो n-1d10 होगा और s में 2 होंगे। तो ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। फिर अगर इनके वर्ग की बात करें तो वर्ग इनका एक ही है, सेकंड बी, या जिसको अपन 12th वर्ग बोल देते हैं। आवर्त की बात करें तो आवर्त इसका एक ही है, 4 से 7वें आवर्त में है। ब्लॉक की बात करें तो इसका ब्लॉक भी आपका डी ही है। फिर बात करते हैं अपन किसके बारे में? कुल कितने हैं? कुल तत्व 4 है। कौन कौन से? जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी। ये दोनों तो है सॉलिड, ये है लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगर यही बात है रूम टेम्परेचर पे होती तो सिर्फ मरकरी ही को ही आप क्या बोलते? लिक्विड है। ऑल मेटल्स हैं, इनका बीपी कम होने के कारण इन्हें वोलेटाइल, बोले तो वाष्पशील मेटल्स भी कहते हैं। ये वोलेटाइल मेटल है, वाष्पशील। क्लियर? एक चीज और, नॉट असंक्रमण तत्व है, परिवर्तनशील
ऑक्सीडेशन स्टेज शो नहीं करते हैं। कारण है छद्म है, कारण है स्टेबल है, स्यूडो बोले तो छद्म है, अक्रिय गैस विन्यास ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर? जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरीद है और आपका यूयूबी है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आर्गन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टॉन से, इसका जीनॉन से और इसका रेडॉन से। ये होता है 3D10 4s2, ये होता है 4D10 5s2 और ये होता है 4f14 5D10 6s2 और ये होता है 5f14 6D10 और 7s2। तो ये सिर्फ +2 देगा, ये भी सिर्फ +2 देगा। ये अपवाद है। कैसे? परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है। ये आपका परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था देता है कौन? मरकरी। एक तो देगा Hg+, जैसे ही Hg+ जाएगा ये बन जाएगा जीनॉन 4f14 5d10 6s1। इस हिसाब से इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म, लेकिन ये स्थायी रहता है द्वितीयक के रूप में Hg2+2। और इस कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 0। इस वजह से ये आपका क्या है? डाइमैग्नेटिक। तो ये कभी विद्यमान ही नहीं करता इस फॉर्म में, ये विद्यमान ही इधर करता है, तो ये डाइमैग्नेटिक ही माना जाएगा। दूसरी कौन सी देता है? ये Hg+2 भी देता है। ये देते ही ये आपका आर्गन बन जाता है 3D10, ये क्रिप्टॉन बन जाता है 4D10 और ये आपका जीनॉन 4f14 5D10 बन जाता है। वैसे ये भी +2 देगा, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख देना। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। तो ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं देते, लेकिन एक अपवाद है मरकरी। मरकरी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था देता है, ये हमेशा डायमेरिक फॉर्म में विद्यमान रहता है। इस डायमर को इस द्वितीयक को Ag+, ये जो बंध बना है Ag+, बंध निर्माण के दौरान निकली ऊर्जा स्थायित्व प्रदान करती है। ये इसको क्या देगी? एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे देगी। यहां पे द्वितीय क्यों नहीं बना पाते? ये परिवर्तनशील क्यों नहीं देते? क्योंकि इनका आकार छोटा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है, तो इनके द्वितीय को स्थायित्व नहीं मिलेगा। इसलिए ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं देंगे। कौन? जिंक, कैडमियम, यूयूबी भी द्वितीयक नहीं बनाता है, सिर्फ मरकरी बनाएगा। तो ये बातें थी इसकी। स्क्रीनशॉट ले लो 18। आई होप सबने ले लिया होगा।
फिर आपका आता है फिफ्थ, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। बोले तो आंतरिक संक्रमण धातु। अगर इसकी डेफिनेशन को आप समझना चाहो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले अपन ने पढ़े कौन से, इनर्ट गैसेस, उनमें अल्टीमेट सेल कंप्लीट होता है। उसके बाद में अपन ने बात करी रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स, उनमें अपन ने देखा उनकी आउटरमोस्ट सेल जो अल्टीमेट सेल है एनएस एनपी वो इनकम्प्लीट होगी। फिर अपन ने देखे संक्रमण तत्व ट्रांजिशनल मेटल्स, उनमें क्या हुआ था आउटरमोस्ट टू सेल कौन सी, एक तो अल्टीमेट और एक पेनल्टीमेट बोले तो उपांत्य। ये परमाणुवीय या आयनिक, जरूरी नहीं कि भाई परमाणुवीय में भी हो, परमाणुवीय या किसी भी आयनिक स्टेट में अगर आउटरमोस्ट दो सेल इनकम्प्लीट है जिनमें इंक्लूड है कौन है पेनल्टीमेट सेल, तो वो असंक्रमण संक्रमण तत्व हो गई। फिर तीसरा कौन सा पढ़ा अपन ने, चौथा कौन सा पढ़ा, असंक्रमण तत्व है। असंक्रमण के लिए मैंने क्या बोला, संक्रमण के लिए तो ये बोला आउटरमोस्ट दो सेल इनकम्प्लीट। अब असंक्रमण के लिए क्या बोलेंगे, परमाणुवीय व आयनिक अवस्था में पेनल्टीमेट सेल भी क्या रहेगी, कंप्लीट रहेगी। अब बात करते हैं इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट, इसमें अपन क्या कहेंगे आउटरमोस्ट तीन सेल, आउटरमोस्ट तीन सेल कौन कौन सी, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है, वो इनकम्प्लीट होंगी। तो वे तत्व है जिनकी परमाणुवीय या किसी भी आयनिक स्टेज में आउटरमोस्ट थ्री सेल, बाह्यतम तीन, आउटरमोस्ट थ्री सेल कौन सी, पहला अल्टीमेट सेल जिसको आप क्या बोलते हो एनएसएनपी, पेनल्टीमेट सेल जिसको आप फाइनली क्या बोल रहे हो उपांत्य कोष N-1D, तीसरा एंटी पेनल्टीमेट जिसको एक नाम और दिया जाता है प्री पेनल्टीमेट। या बोले तो पूर्व उपांत्य कोष कौन सा N-2F, अपूर्ण पूरित होते हैं। इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाते हैं। इनको अपन क्या बोलेंगे इनर ट्रांजिशनल। जैसे एग्जांपल ले लें अपन, कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप, कोई भी, जैसे सीरियम ही ले लिया मैंने, तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जीनोन 4f1 5d1 और 6s2। तो ये तो ns2np0, ये n-1d1 10 होते हैं जबकि, और ये n-2f भी 1, मतलब तीनों के तीनों क्या हैं अपूर्ण पूरित है। तो ये आपका क्या है इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करें तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे इनका, n-2f 1 से 14 और n-1d 0 से 1 और ns2।
ये एस हमेशा ही पूरा बराबर रहेगा इसमें। क्लियर? अगर इनके लिए वर्ग की बात करूं मैं तो वर्ग बोला जाएगा एक ही हमेशा, थर्ड बी। आवर्त की बात करूं तो आवर्त इनके लिए बोला जाएगा 6 एंड 7th, दो गए। ब्लॉक, अगर ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक हो जाएगा एफ, ए ब्लॉक के एलिमेंट है। टोटल कितने हैं तो टोटल है ये 28। 14 तो है एल एन मतलब लेंथ एनोड श्रेणी के, और 14 है ए एन बोले तो एक्टेनोइड श्रेणी के। कमरे के ताप पर ऑल सॉलिड, कमरे के ताप पर सारे के सारे ठोस हैं। ऑल मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स हैं। और इनमें सबसे बड़ी चीज ये कि भरमार पड़ी है किनकी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन्हीं के पास है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा रहा हूं मैं, सबने ले लिया होगा। फिर आता है आपका टिपिकल एलिमेंट्स, छठा। टिपिकल एलिमेंट्स, प्रारूपिक तत्व। आर्गन को छोड़कर तीसरे आवर्त के शेष सभी तत्व टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। कारण क्या है? ये अपने वर्ग के तत्वों के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब कि ये दर्शाएंगे कि इस वर्ग के तत्वों के गुण कैसे होंगे, इसलिए इनको क्या कहा गया है? प्रतिनिधि तत्व कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। कौन कौन से हैं? सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, फॉस्फोरस आ गया, सल्फर आ गया और क्लोरीन आ गया। कई बार इनको क्रम से पूछ लिया जाता है। क्रम से कैसे कि 6 टिपिकल एलिमेंट्स कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब सल्फर। तो ऐसे सीक्वेंस से याद रख लेना। कमरे के ताप पर ये एक गैस है, बाकी ये सॉलिड है। इसके अलावा और बात करें, ये मेटल है, ये मेटेलॉइड है, ये नॉन मेटल्स है। क्लियर? इसमें बात करें, ये दो एस ब्लॉक की हैं, ये पी ब्लॉक की है। सारी चीजें आ गई टिपिकल एलिमेंट के बारे में, राइट। फिर आता है आपका मैजिक नंबर।
मैजिक नंबर क्या होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैजिक नंबर भी समझ लो साथ ही। जादुई संख्याएं, जादुई अंक। 2, 8, 8, 18, 18, 32 के निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है, अतः इन्हें मैजिक नंबर बोलते हैं। फॉर एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर है 8, 8, 18, 18, 32। डी ब्लॉक के लिए अगर मैजिक नंबरों की बात करें तो वो है 18, फिर आगे डिफरेंस आ जाता है 32 का सीधा। ये मैजिक नंबर है, ये ध्यान रखना। क्लियर। पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर की बात करें तो वो आ जाएगा 8, 8, 18, 18, 32, ये का यही। हालांकि इसको दो भी ले लेते हैं कई बार कि दो नहीं होगा क्योंकि हीलियम से नियोन 8 ही होगा, तो ये कितना आएगा 8, 8, 18, 18, 32। ये आप ध्यान रखना। हीलियम से नियोन तक जाने में 8, नियोन से आर्गन तक जाने में 8। अगर सिर्फ पी ब्लॉक के लिए बात कर तो वैसे इसका 8, 18, 18, 32 होना चाहिए, लेकिन हीलियम से नियोन में भी पुनरावृत्ति होती है तो उसको भी शामिल कर लेते हैं। क्लियर, यह आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी आपके अच्छे से। फिर एक चीज का ध्यान रखना, एक आता है क्षार धातु। फर्स्ट ए के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं, क्योंकि ये पानी से रिएक्शन कर बेस बनाते हैं। कौन कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, उसकी बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल ले लो, लिथियम है, इसका H2O के साथ रिएक्शन करवा दो तो 2LiOH प्लस H2, तो देखो ये क्या बना रहा है, बेस। क्लियर। फिर आता है क्षार मृदा धातु। क्षार मृदा धातु कौन से हैं? सेकंड ए के तत्वों को क्षार मृदा धातु कहते हैं। ये अर्थ में मिलते हैं, इसलिए मृदा जोड़ दिया इनके साथ। एग्जाम्पल ले लें, या कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इनकी ही बात करेंगे, यही है। ये उपधातु, सॉरी,
एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी है। इसको क्षार मृदा धातु में काउंट नहीं करेंगे, वही है क्षार मृदा धातु में। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो आपका होगा NS1। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो हो जाएगा NS2, राइट। इसके अलावा निकोजन्स, 15वें वाले को निकोजन कहा जाता है क्योंकि वो दम गोठु गैस बनाते हैं। 16वें वाले को चालकोजन कहा जाता है क्योंकि वो एस्क बनाते हैं। 17वें वाले को हेलोजन कहा जाता है क्योंकि वो लवण बनाते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप सबने ले लिया होगा। होमवर्क दे देते हैं आज का। अगर होमवर्क देखें, तो होमवर्क में आप कर लो स्टेज सेकंड, भाग ए, उसका 12वां क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन। फिर आपका आता है स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में भाग बी का 48वां क्वेश्चन। भाग डी का 66वां क्वेश्चन। छियासठ के साथ आप ये और देख लेना 64 का क्वेश्चन भी। 68 का क्वेश्चन। भाग ई के पास देख लेना 82 का क्वेश्चन। स्टेज फोर्थ में आप देख लेना 13वां क्वेश्चन। यही देख लेना होमवर्क। ये वो क्वेश्चन है जो आपको देखना है। इसके अलावा जो कल का होमवर्क था उसके अपन सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं थोड़ी।
ये तो सबने नोट कर ही लिया होगा। अब प्रीवियस ईयर क्या, मैं इस लेक्चर थर्ड के जो होमवर्क था उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो लेक्चर थर्ड में आइए, एक तो भाग ए का पहला इक्वेशन दिया था, आवर्त सारणी के आधार पर निम्न का उत्तर देना है। चार धातु कौन सी हैं? तो पहला, चार धातु कौन से हैं जिनको बी से डी नोट किया गया है? लेंथेनोइड कौन से हैं? तीसरा क्वेश्चन है लेंथेनोइड। दूसरे का भी बात कर लें। दूसरा क्वेश्चन, तत्व जिनका बाहरी विन्यास डी एट H2O, डी में 8 इलेक्ट्रॉन हो और एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो यह आपका कौन आ जाएगा? H। इसका एग्जाम क्लियर। H वाली पोजीशन देख लेना ये आप, क्योंकि H वाली यहां पर कौन है? ये निकल है, और निकल का आपको पता है आर्गन 3D8 4H2 होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन, इसका थर्ड कह रहा है लेंथेनोइड्स कौन से हैं? तो ए वाले लेंथेनोइड्स है। फोर्थ देखें, इसका प्रतिनिधि तत्व कौन से हैं? तो प्रतिनिधि तो बी भी बोल सकते हो आप, जे भी बोल सकते हो, एफ भी बोल सकते हो, सी भी बोल सकते हो और आई भी बोल सकते हो। ये प्रतिनिधि हो गए, क्योंकि एस और पी ब्लॉक वाले प्रतिनिधि होते हैं। जी इनर्ट गैसेस को हटा देना होता है, वो नहीं होते। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, तत्व जिनमें अपूर्ण एफ कोष हो, तो एफ ए में भी अपूर्ण है और डी में भी अपूर्ण है। डी में अपूर्ण नहीं है भाई, डी में अपूर्ण नहीं है, डी में अपूर्ण नहीं है। कौन है? ये इसका होता है रेडॉन 5F14 6D0 और 7H2। ये नहीं है। कौन सा? डी वाला, डी वाला नहीं है, ये आ जाएगा, ये अपूर्ण है। फिर इसके बाद में अपन इसका भी अगर देखना चाहें, कौन आ गया? यही है ए। इसका क्या होता है? जीनॉन 4F3 5D0 और 6H2। फिर आपका आता है सिक्स सवाल। सिक्स सवाल क्या बोलता है? संक्रमण तत्व कौन से हैं? हेलोजन। तो हेलोजन 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 आई, आई आपका हेलोजन है। ये कौन है? क्लोरीन की बात कर रहा है। फिर आपका सेवंथ क्वेश्चन देखो, एस ब्लॉक तत्व है। एस ब्लॉक तत्व एक तो बी है और जे है, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। फिर आता है एट्थ। एट्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? संक्रमण तत्व है। तो संक्रमण तत्व आपका के बी है, एच बी है और ई बी है, ये संक्रमण तत्व है। इनर्ट गैसेज पूछा है, तो इनर्ट गैसेज है जी। फिर 10वां असंक्रमण तत्व है, तो असंक्रमण तत्व कौन है? एल। पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन देख लेना आप, आंसर मैं बता रहा हूं आपको। ये तो बातें हो गई इसकी। फिर आगे का ही दूसरा क्वेश्चन भी दिया था, तत्वों की समूह संख्या जिनमें मूल अवस्था में संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 है, तो ये आपका कौन आ जाएगा? हेलोजन परिवार। तो पहले का आंसर आ जाएगा 17वां। दूसरा क्वेश्चन देखो, तत्वों की समूह संख्या जिनके मूल अवस्था में संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये नाइट्रोजन फैमिली आ गई, 15वां। तीसरा क्वेश्चन, तत्वों की समूह संख्या जिनमें केवल 3 अयुग्मित पी इलेक्ट्रॉन उनकी मूल अवस्था में, तो 3 पी इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 15वें में ही होंगे।
चौथा। क्षारीय मृदा धातुएं, तो क्षारीय मृदा धातुएं दूसरे वर्ग वाले हैं। फिर आता है पांचवा समूह थर्ड ए के तत्व। थर्ड ए के तत्व बोरोन फैमिली वाले हैं 13वां। ये हो गया क्लियर। निम्नलिखित नाम के तंत्रों का उपयोग करते हुए पहली अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा गया है। तत्वों के परमाणु क्रमांक 101 3 अक्षर प्रतीक के रूप में लिखना है। तो देखो 101 को तो क्या बोलोगे, अन्य नील अन्य। 102 को क्या बोलोगे, ये कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा, अन्य नील बायम। 103 को क्या लिखोगे, अन्य नील ट्रायम। 104 को अन्य नील क्वाडियम। 105 को अन्य नील पेंटियम। 106 को अन्य नील हेक्सियम। 107 को अन्य नील ऑक्टियम। 108 को अन्य नील 107 अन्य नील सेप्टियम, ये हेक्सियम, अन्य नील ऑक्टियम। और 109 को अन्य नील ईनियम। फिर एक पांचवा क्वेश्चन भी दिया था आपको, Z बराबर 114, तो इसका आवर्त तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 7वां है, और वर्ग इसका आ जाएगा 14वां। इसके अलावा और कौन से दिए थे देख लेते हैं। न्यूनतम परमाणु क्रमांक रखने वाला तत्व है, मतलब कि भाग बी से दिया था। तो न्यूनतम परमाणु क्रमांक रखने वाला उस तत्व का चिन्ह क्या है जिसमें 3 2p इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन। 1s2 2s2 2p3, तो तीसरा आंसर आ जाएगा। और कौन सा है, यहां से कोई दिया नहीं, यहां से भी नहीं दिया, यहां से भी नहीं दिए। स्टेज थर्ड से दिया था आपको भाग बी। स्टेज थर्ड भाग बी से आपको मिला था UUO। UUO मतलब एक एक ऑक्टियम 118, ये तो हो जाएगा। कौन से वर्ग से संबंधित है, तो 18वें वर्ग से संबंधित है। ये एक अक्रिय गैस है, ये बात भी सही है, चौथा भी सही है। ये 7वें आवर्त से संबंधित है, बिल्कुल पहला भी सही है। ये पी ब्लॉक का तत्व है, ये तीसरा भी सही है। मतलब ये मोर देन वन करेक्ट है। तो ये भी हो गया। इसके अलावा एक्सरसाइज से भी दिए थे शायद सवाल, बिल्कुल दिए हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज फर्स्ट, पहला सवाल, एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, तो सामान्य तत्व है ए, पहला आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन, इसमें करेक्शन कर लेना, थर्ड आंसर दे रखा है। परमाणु क्रमांक 92 के बाद वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, पराई यूरेनियम तत्व कहा जाता है, ये बता चुका हूं। तीसरा, कमरे के ताप पर द्रव है, तो सिर्फ मरकरी है इनमें से, बाकी सीजियम गैलियम ये तो 30 डिग्री पे है ना। और फोर्थ क्वेश्चन, तो इसमें पहला आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक सर्वाधिक होगा, तो अन्य पहला है अन्य नीले यू, दूसरा है UUP, तीसरा है UUO, चौथा है UUB। 112 118 115 अन्य नीले अन, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। खैर ये बातें थी जो क्वेश्चन दिए थे उनका सॉल्यूशन, आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन। ओके, थैंक यू।